आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। यहाँ पर r जो है अपना रिजल्टेंट वेक्टर है, और ट्रायंगुलर कोसाइन लॉ जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो 11th स्टैंडर्ड के अंदर। जब दो साइड की लेंथ गिवन हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो तीसरे की लेंथ कैसे निकालें। जो स्क्रीन पे आप डिस्प्ले होता हुआ देख रहे हैं वो कोसाइन फार्मूला है। इन दोनों के सिमिलरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोसाइन फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों किस तरह सिमिलर है और किस तरह अलग अलग हैं एक दूसरे से। एक ट्रायंगल आपको गिवन हो तो कोसाइन फार्मूला बोलता है, मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, ए के अपोजिट साइड ए है, बी के अपोजिट साइड बी है, सी के अपोजिट साइड सी है। तो ये बोलता है कि ए का अगर आपको स्क्वायर निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होगा बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए के बराबर। ऐसे ही अगर आपको बी स्क्वायर निकालना है तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी के बराबर। ऐसे आपको सी स्क्वायर निकालना है तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी के बराबर। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा, बी है तो बी होगा। ए क्या है? ये वाला एंगल ए के अपोजिट की साइड है, ऐसे ये वाले एंगल बी के अपोजिट की साइड बी है। तो बेसिकली सी और ए के बीच में एंगल बी है, सी और बी के बीच में एंगल ए है। तो ऐसे ये तीनों का ट्राई बनता है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोसाइन फार्मूला, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। इनका काम क्या होता है? तीनों लेंथ गिवन है तो कॉस निकाल लो रीअरेंज करके। दो लेंथ गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है तो तीसरी साइड की लेंथ निकाल लो। ये इसका फ़ायदा होता है। अभी हम समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। मान लो एक वेक्टर P है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक टिप होता है, एक टेल होता है। ये आपका टिप है, ये इसकी टेल है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? P। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? P मॉडुलस। अब इसमें एक और वेक्टर आपको जोड़ना है, मान लो Q। इनके बीच में एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है रिजल्टेंट जो होगा वो होगा P वेक्टर का रिजल्टेंट का स्क्वायर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? P वेक्टर के स्क्वायर प्लस Q वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2PQ और उनके बीच का एंगल का कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। अब बेसिकली ये क्या है? रिजल्टेंट का मॉडुलस है। रिजल्टेंट क्या है? सपोज इट इज R। क्या होता है अपना वेक्टर एडिशन में या वेक्टर ज्योमेट्री क्या बोलती है? अगर ये एक वेक्टर P है तो मैं इसको यहाँ दिखाऊं या इसके पैरेलल में शिफ्ट करके दिखाऊं, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगा हमेशा। तो अगर ऐसा है तो मैं इस P को, ये जो P है मेरा, इसको पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ इधर इसके। तो ये भी P ही होगा, ये P है तो। और ये अगर Q है तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, ये भी Q होगा। इनके बीच का एंगल थीटा है। रिजल्टेंट जो होगा वो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अगर मैं एक वेक्टर के टिप से दूसरे का टेल कनेक्ट कर दूं तो पहले के टेल से दूसरे के टिप तक जाने वाली लाइन उसी डायरेक्शन में, ताकि रिजल्टेंट का टिप P के टिप से कनेक्ट हो जाए। तो ये लाइन जो होगी ये रिजल्टेंट होगी किसका? P और Q का। तो बेसिकली दिस लाइन इंडिकेट्स P प्लस Q वेक्टर। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। अब बात देखने वाली क्या है? मान लो ये तो था ये वाला डायगोनल पैरेललोग्राम का, ये दूसरा डायगोनल भी तो है इधर वाला। इसको निकालना हो तो हम Q को अज्यूम कर सकते हैं उल्टी साइड में। अगर ये मेरा वेक्टर P है, सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी माइनस P वेक्टर, क्योंकि जैसे किसी वेक्टर को उल्टा करते हो तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है क्योंकि लाइन की लेंथ यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये मेरा वेक्टर P है और ये मेरा वेक्टर Q है, तो मैं इसको अगर उल्टा करके ऐसे टिप बना दूं तो ये बन जाएगा माइनस Q। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इसके टिप से माइनस Q के टिप से P का टेल कनेक्ट हो रहा है, तो इनका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला आएगा और ये इस तरीके से इंडिकेट करेगा, ताकि फाइनल जो लूज एंड का टिप है
और यहाँ जो इनिशियल टेल था ये रिजल्टेंट का टेल बने और ये रिजल्टेंट का टिप बने। तो दिस रिजल्टेंट सपोज इट इज आर डैश, तो आर डैश इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सेम तरीके से मैं इसी फॉर्मूला में क्यू की जगह माइनस क्यू रख सकता हूं। ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों के एंगल निकालने हैं, एक दूसरे के बीच में क्या एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों के एंगल निकालने के लिए मेरे को इस टिप को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से कि माइनस क्यू को मैं एक्सटेंड करूं। अब इनके बीच में क्या एंगल है, ये है मेरा पाई माइनस थीटा। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2pq का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो ये क्या बन जाएगा रिजल्टेंट, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2pq मॉड्यूलस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान दो तो ये चीज़ और जो हमने कोसाइन फार्मूले में पढ़ी थी ये चीज़, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोसाइन फार्मूला पढ़ते हैं, यहाँ कोसाइन फार्मूला पढ़ते हैं तो हम इस डायगोनल की बात करते हैं, इस डायगोनल की बात करते हैं। जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं तो हम इस डायगोनल की बात करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसीलिए एक डायगोनल इंडिकेट करता है प्लस वाला, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है चीज़, और दूसरा इंडिकेट करता है माइनस वाला। तो ये p माइनस क्यू है, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये वाला डायगोनल, और ये वाला डायगोनल p प्लस क्यू वेक्टर है। आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक बार फिर से रिवाइंड करके या पीछे करके, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछ लेना प्लीज़, कमेंट कर देना, मैं फिर से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे के उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा अब उसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे डायग्रामेटिकली। ये दो वेक्टर्स गिवन है, इसका पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा। अब इसके बीच का डायगोनल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, दूसरा डायगोनल T2 इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।